सोचिए, एक घर के किसी कोने में बड़ा सा ड्रम पड़ा है। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उस ड्रम के अंदर है एक इंसान की डेड बॉडी, जिसे सीमेंट से भर दिया गया है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि मेरठ के सौरभ कुमार राजपूत मर्डर केस की सच्चाई है, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति का मर्डर प्लान किया और उसके शव को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया ताकि स्मेल ना आए और किसी को शक ना हो। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हमारी सोसाइटी में इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि किसी रिश्ते में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोग किसी के मर्डर को समझने लगे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इस क्राइम की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि आखिर लोगों की मेंटलिटी में ये नेगेटिविटी आ कहां से रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस केस से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये पूरा केस। सौरभ कुमार राजपूत मेरठ का एक आम आदमी था जो 2023 तक मर्चेंट नेवी में काम करता था और उसके बाद वो लंदन चला गया। वहां पर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी शादी मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद में उनके शादीशुदा जीवन में समस्याएं आने लगी और इन सभी समस्याओं के बीच होती है एक अनहोनी घटना, जिसमें पिछले कुछ दिनों से सौरभ लापता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सौरभ के घर के अंदर एक ड्रम मिला जो सीमेंट से भर दिया गया था। जब ड्रम तोड़ा गया तो अंदर सौरभ का शव मिला। इन्वेस्टिगेशन के बाद शॉकिंग सच्चाई सामने आई। सौरभ की वाइफ मुस्कान ने अपने सो कॉल्ड लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसका मर्डर किया था। उन्होंने पहले सौरभ को नशा करा के अनकॉन्शियस किया, फिर उसके बाद गला घोटकर उसकी जान ले ली। मर्डर के बाद उन्होंने लाश को ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया ताकि स्मेल ना आए और किसी को शक ना हो। लेकिन इस प्लान्ड मर्डर में मुस्कान और साहिल कुछ भूल गए थे और वो थी टेक्नोलॉजी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल के कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें सब कुछ सामने आ गया था और दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पर दोस्तों, सवाल अब भी ये है कि लोग ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले लेते हैं? ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि हमारे सोसाइटी के अंदर बिखरती वैल्यूज, बदलते माइंडसेट का खौफनाक उदाहरण है। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस के पीछे की मेंटेलिटी को। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि 20-25 सालों पहले अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो लोग उसे 10 सालों तक, 15 सालों तक याद रखते थे और उदाहरण देते थे, बताते थे कि कभी ऐसी घटना घटित हुई थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ऐसे केसेस आए दिन सुनने में आ रहे हैं। न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ऐसे केसेस जानने को मिल ही जाते हैं। आखिर इतनी तादाद में ऐसे केसेस होने के पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे रीजंस है। बारी बारी से हर एक रीजन को समझते हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे एक मेजर रीजन है लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। आइए इसे समझते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। जब लोग अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ये इमोशंस उनके अंदर प्रेशर कुकर की तरह बिल्डअप होने लगते हैं। ऐसे में छोटी सी टेंशन भी कभी कभी उनका पेशेंस तोड़ देती है और वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। स्ट्रेस, अनरिजॉल्व ट्रॉमा और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कभी कभी वॉयलेंस और क्राइम तक पहुंच जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और हेल्दी कम्युनिकेशन हैबिट्स को एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाओं का दूसरा मुख्य कारण है टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पता है दोस्तों,
टॉक्सिक रिलेशनशिप तब बनते हैं जब रिश्ते में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाए। ऐसे रिश्ते में दोनों पार्टनर्स के बीच कांस्टेंट नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन या कंट्रोल की टेंडेंसी होती है जो उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसमें कम्युनिकेशन की कमी एक बड़ा फैक्टर होता है। जब लोग अपने फीलिंग्स, इनसिक्योरिटीज या प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये टेंशन टॉक्सिसिटी में बदल जाती है, जिसमें छोटी बातें बड़े झगड़ों या वायलेंट बिहेवियर तक पहुंच सकती है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और ऐसे केसेस का बढ़ने का तीसरा मुख्य कारण है क्राइम साइकोलॉजी एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। क्राइम साइकोलॉजी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि इंसान का माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, और ये डेवलपमेंट मीडिया के इन्फ्लुएंस से भी काफी प्रभावित होता है। जब लोग कांस्टेंट वायलेंस, एग्रेशन और नेगेटिविटी से भरी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो क्राइम शोज हो, वायलेंट मूवीज हो या सेंसेशनल न्यूज हो, तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करने लगता है। ऐसे कंटेंट से कभी कभी लोगों में एग्रेशन नॉर्मल लगने लगते हैं और कुछ लोग तो क्राइम को भी एक क्विक सॉल्यूशन के रूप में देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया ही क्राइम को बढ़ावा देती है। लेकिन जब वीक इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस और नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस एक साथ मिल जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन किसी को डिस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए पॉजिटिव कंटेंट देखना, इमोशनली स्टेबल रहना और अपने थॉट्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। फोर्थ रीजन है मोरल एंड एथिकल वैल्यूज की कमी। मोरल और एथिकल वैल्यूज का मतलब है सही और गलत में अंतर करने की समझ, जो इंसान के डिसीजन और बिहेवियर को गाइड करती हैं। आज के फास्ट पेस्ड और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ये वैल्यूज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग और शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करने की वजह से लोग अपनी वैल्यूज को नजरअंदाज करने लगे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एम्पैथी, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इमोशंस वीक होते जाते हैं और लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं खाते। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब इंसान के अंदर गिल्ट और रिमोर्स जैसे इमोशंस खत्म होने लगते हैं तो वो इमोरल और अनएथिकल एक्शंस को भी सही समझने लगते हैं। इसीलिए फैमिली वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस अवेयरनेस को दोबारा अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, ताकि इंसानियत और संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी बनी रहे। अब दोस्तों, इस केस में या ऐसे कई केसेस हैं जो इंडिया और इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में हुए हैं। जब लोग ऐसे केसेस सुनते हैं तो जेंडर बायस्ड भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर लड़की कल्प्रिट है तो सारे लड़के कहने लगते हैं कि लड़कियां ऐसे हैं वैसे हैं, और अगर लड़का आरोपी है, क्राइम कल्प्रिट है, तो लड़कियां उन पर चढ़ जाती हैं कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मतलब यहाँ होता है जेंडर मिसकॉन्सेप्शन। आइए इसे समझते हैं। जेंडर मिसकॉन्सेप्शन का मतलब है किसी क्राइम या नेगेटिव बिहेवियर को सिर्फ लड़का या लड़की होने से जोड़ देना, जबकि असल में प्रॉब्लम इंसान की सोच और उसकी मेंटालिटी की होती है। जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है, लोग अक्सर जेंडर को ब्लेम करने लगते हैं, जैसे लड़कियां ही ऐसी होती है या लड़के ही हमेशा ऐसा करते हैं। ये सोच ना सिर्फ अनफेयर है बल्कि असल समस्या को नजरअंदाज भी करती है। किसी भी क्राइम का मूल कारण जेंडर नहीं होता, बल्कि इंसान की अपब्रिंगिंग, वैल्यूज और इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। हर जेंडर में अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं, इसीलिए हमें जेंडर बायस से हटकर रूट कॉजेस पर फोकस करना चाहिए, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप या इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ताकि हम सोसाइटी में सच में सुधार ला सकें। मेरठ मर्डर केस जैसी घटनाएं सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं होती है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी में बदलती सोच, इमोशनल इनस्टेबिलिटी का सच दिखाती है। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग अपने इमोशंस को समझने में और उन्हें कंट्रोल करने में कमजोर होते जा रहे हैं। जब स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग्स को ठीक से हैंडल नहीं किया जाता तो वो कभी कभी डेंजरस बिहेवियर में बदल सकती हैं। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि हमें ऐसे केसेस से सीख क्या मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस।
इसका मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। जब इंसान अपने फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझ पाता तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी जैसे इमोशंस कभी-कभी इंपल्सिव डिसीजंस और वायलेंट बिहेवियर में बदल जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आपको ये समझना होता है कि आप किस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं और आपके रिएक्शंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, जो आपको इंपल्सिव बिहेवियर से बचने और अपने गुस्से या दुख को सही तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। एम्पैथी भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमें दूसरों के इमोशंस को समझने और उनके नजरिए को देखने की क्षमता देता है। अगर हम एम्पैथी के बिना रिश्ते संभालते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी स्किल है सोशल स्किल्स, जो हमें अपने इमोशंस को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने और दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस और ओपन कम्युनिकेशन जैसे प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि टॉक्सिक सॉल्यूशंस और इंपल्सिव डिसीजंस से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी होता है। जब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन वीक हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसिक्योरिटीज और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है, जो टॉक्सिक सिचुएशंस का कारण बन सकती हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं। जब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो उनका ट्रस्ट और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लैरिटी और ऑनेस्टी, जिसमें आपको अपने इमोशंस और कंसर्न को क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करना होता है। अपनी बात को गुस्से या सरकेज़म में कहने के बजाय कामली और डायरेक्टली बोलना रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में मदद करता है। तीसरा फैक्ट है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने और उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करने में मदद करता है। जब हम सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे के नजरिए को भी समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाते हैं। और इसका आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, जिसमें डिसएग्रीमेंट्स को ईगो या एग्रेशन के बजाय मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग भरे तरीकों से सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ब्लेम गेम के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करना। हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए अपने इमोशंस को शांत दिमाग से एक्सप्रेस करना, दूसरों की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना और ईगो के बजाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब रिलेशनशिप में यह बैलेंस मेंटेन होता है तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस आउटबर्स्ट और टॉक्सिक बिहेवियर को अवॉइड करना पॉसिबल हो जाता है। थर्ड सॉल्यूशन है मोरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना। मोरल वैल्यूज वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत। ये वैल्यूज हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाने में मदद नहीं करती है, बल्कि सोसाइटी में हार्मनी और पीस बनाए रखने में भी काम करती हैं। जब लोग अपने मोरल वैल्यूज से दूर हो जाते हैं तो उनमें सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, ग्रीड और इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती हैं, जो आखिर में क्रिमिनल माइंडसेट को जन्म दे सकती हैं। मोरल वैल्यूज का पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, जो हमें सच में बोलने, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और एथिकल डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग अपनी बातों को छुपाने या झूठ बोलने लगते हैं तो उनके अंदर गिल्ट और फियर का प्रेशर बढ़ने लगता है, जो कभी-कभी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में बदल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू है एम्पैथी और कंपैशन, जो हमें दूसरों के इमोशंस और दुख को समझने में मदद करती है। जब इंसान एम्पैथी खो देता है तो वो अपने एक्शंस के इम्पैक्ट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, जो वायलेंट या इंपल्सिव डिसीजन का कारण बन सकता है।
तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें इंसान अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेता है। जब लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं या अपने एक्शंस का जस्टिफिकेशन ढूंढने लगते हैं तो उनकी मॉरल वैल्यूज वीक होने लगती हैं। और इस पॉइंट की आखिरी और सबसे जरूरी वैल्यू है रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, जो बताता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के बिलीफ्स, इमोशंस और पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब रिस्पेक्ट और टॉलरेंस की कमी होती है तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स, अग्रेशन और वायलेंस काफी बढ़ जाता है। मॉरल वैल्यूज को अपनी लाइफ में एडॉप्ट करना सोशल प्रेशर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्टेबल बनाता है। ये वैल्यूज ही हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में सही और गलत का फैसला करने में मदद करती है और सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब दोस्तों, ये वक्त है हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने का। क्या हम अपने इमोशंस को सही से मैनेज कर रहे हैं? क्या हम अपनी रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अपने मोरल वैल्यूज को जीवन में उतार रहे हैं? आपका क्या विचार है? क्या इमोशनल अवेयरनेस और बेटर कम्युनिकेशन ऐसे क्राइम्स को रोकने में मदद कर सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव स्टेप किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।